बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात पंजाब में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण की। जी हां, आरोप है कि पंजाब में लालच देकर बड़े पैमाने पर गरीबों और दलितों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। लालच पैसों का, लालच मुफ्त राशन का, लालच बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का और लालच मुफ्त इलाज का। आरोप है कि वहां गरीबों और दलितों को ऐसे लालच देकर ईसाई धर्म में शामिल करवाया जा रहा है। ऐसी खबरें आने के बाद न्यूज 18 की टीम ने पंजाब के कई गांवों का दौरा किया और ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। न्यूज 18 की टीम को पंजाब के गांव में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। आरोप है कि वहां कई गांव में रहने वाले गरीब और दलित लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में शामिल करवाया गया। जब न्यूज 18 की टीम ने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए उन्हें पैसे, चावल और दूसरी चीजों का लालच दिया गया। कुछ सीमेंट, कई जगह तो कुछ सीमेंट की बोरियों के लिए धर्मांतरण किया गया है। यही नहीं, आरोप तो यह भी है कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पंजाब के गांव में रहने वाले दलित और गरीब लोगों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त इलाज का लालच भी दिया जाता है। देखा तो यह भी गया कि वहां के कई इलाकों में पिछले कुछ सालों में ही तेजी से कई चर्च भी बने हैं। ईसाई धर्म को अपनाने के इन खबरों के बीच हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने वापस अपना धर्म अपना लिया। हालांकि चर्च और मिशनरी से जुड़े लोग लालच देकर धर्म बदलवाने के आरोपों से इनकार करते हैं और इसे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला बताते हैं। राशन वगैरह मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, सुपुटिन मिलती है कार्ड बनने पे। हाँ, जैसे खामरे का कार्ड बन गया, हमारा नंबर उन के पास रहता है। अगर हम चर्च में नहीं आए, अगर घर में कोई मुसीबत भी हो तो वो सपोर्ट करते हैं ना पास्टर साहब के, क्या बात है, क्यों नहीं आते चर्च में। पैसे वगैरह भी देते पास्टर साहब, बहुत लोगों को बहुत हेल्प की है। वो आपको जगह भी लेके दे रहे थे? हाँ, वो बोल रहे थे पुरानी घर है, 40 घरों को मिलेंगी, ऐसे बोल रहे थे वो। बहुत सपोर्ट कर रहे थे वो हमारे को। फिर हमने खुद नहीं लगाई, नहीं तो वो मीटर लगा के दे रहे थे लाइट। पता नहीं क्या करते बंदा, एक बार गया तो इनकी वापसी नहीं होती दोबारा फिर। अच्छा। और इनको लालच भी देते, जैसे अब इसने कहा कि मकान देते, कपड़ा, कभी राशन भी दे देते हैं। यही है, पहले हमारा 2-3 जाते थे, अभी तो आधे से मोहल्ला जाता है। 70% लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पर चर्च में। यहाँ के नहीं जो पिंड वाले भी है, वहाँ भी ये कंसाबू है, इधर नुकसान में लोहारा पिंड है, वहाँ पर चर्च बनी हुई। अच्छे लिखे पढ़े गुमराह कर देते, पता नहीं कैसे करते हैं। अभी तो बहुत कुछ कहना और दिखाना बाकी है। न्यूज 18 की ये खुली पड़ताल है। कई दिन हमने गुजारे हैं ग्राउंड जीरो पर और कई जगह से यही तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। रमनीक सिंह मान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमनीक सिंह मान, नमस्ते। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। न्यूज 18 की ये पड़ताल है कि खुलेआम वहां धर्मांतरण किया जा रहा है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हमारे संविधान की दुहाई कई लोग देते हैं, लेकिन इसमें जो प्रचार की छूट मिली है, प्रोपगेशन की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि हर जगह यही बताया जा रहा है कि कोई ना कोई लालच है, ट्रांजैक्शनल है, कि आपको कुछ मिलेगा अगर आप चर्च आओगे, अगर आप धर्मांतरण कर लोगे, ईसाई धर्म को अपना लोगे तो आपको यह मिलेगा। आनंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का, आपके पूरे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पे गए उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को, जिसको बहुत समय से ब्रशिंग अंडर द कार्पेट, यानी कि जिसको ढक के छुपा के रखने का प्रयास किया गया निरंतर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा। सामाजिक संस्थाओं से मेरी मुराद है कुछ धार्मिक संस्थाएं भी ऐसी हैं, जैसे एसजीपीसी है। एसजीपीसी की जो अध्यक्षा हैं बीबी जगीर कौर, वो तो अभी तक इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि धर्मांतरण इतने बड़े स्तर पे, इतने बड़े पद्धर पे पंजाब के अंदर हो रहा है। दक्षिण भारत की बातें तो खैर आपको बेहतर पता होंगी और उसकी कहानियां भी, पर अगर हम केवल पंजाब के विषय में बात करें तो आनंद भाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर अलग अलग किस्म के लालच, प्रलोभन
और चाहे वो एजुकेशन के अंदर फ्री एजुकेशन या डिस्काउंटेड एजुकेशन हो, या अस्पतालों के अंदर जो मिशनरी के हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये तीन एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके माध्यम से इन्होंने लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया, लोगों तक पहुंचना शुरू किया। हॉस्पिटल्स के अंदर बिल माफी, बिलों के अंदर छूट देना ईसाइयों के लिए, या स्कूलों के अंदर एडमिशन देना, वो ये कह के कि आप अपने पादरी से लिखवा के ले आइए कि आप ईसाई हैं और हम आपको तुरंत यहाँ पे प्रायोरिटी एजुकेशन भी देंगे और आपको सस्ती एजुकेशन भी देंगे और गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन भी देंगे। किसी को घर देने का लालच, या क्रॉनिक डिजीज, ये कहना कि आप हमारे पास आइए, आप ईसाई बन जाइए, आपका हम डायलिसिस छुड़वा देंगे। इतना हास्यास्पद है। इसका मतलब ये है कि जितने ईसाई मुल्क हैं विश्व के अंदर, किसी को किडनी डिजीज होती नहीं, किसी को लिवर डिजीज होती नहीं। पैस्टर बरिंदर है, वो अपने आप को प्रॉफिट बरिंदर कहता है। वो कहता है कि साहब मेरे पास HIV का इलाज है, मैं होली वाटर से आपको मैं छींटा मारूंगा और आपका HIV ठीक हो जाएगा, मैं कोरोना ठीक कर दूंगा, किडनी डिजीज है आपको डायलिसिस होता है वो ठीक कर दूंगा, लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो ठीक कर दूंगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम वो ठीक कर दूंगा। ऐसे कितने किस्से हैं आनंद भाई, जहां पे लोगों को इन्होंने प्रलोभन देके या झूठ बोल के बरगला के इन्होंने ईसाई बनाया, और उसके बाद जब उनके बच्चों की या उनके परिवारजनों की जब मृत्यु हुई, उसके बाद बहुत से लोग वापस अपने धर्म में आ गए। आपने ठीक कहा, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार और 20 के अनुसार धर्म को प्रोपोगेट करने की इजाजत है, पर झूठ बोल के, फ्रॉड करके, प्रलोभन दे के, पैसे का लालच दे के किसी का धर्मांतरण करना, ये कानूनन अपराध है और इसको आपराधिक श्रेणी में लेना चाहिए। और सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों के जितने अपराध हैं, ये YouTube के ऊपर, इनकी अपने वेब पेजेस के ऊपर या इनके अपने YouTube चैनल्स के ऊपर उपलब्ध है। इन लोगों ने जिस तरीके से अभी इन्होंने कार्रवाई रची है, जिस तरीके से इन लोगों ने सब काम किए हैं, वो सारे उसके एविडेंसेस मौजूद हैं। और कहीं कमी रह जाए तो जिन लोगों को कन्वर्ट किया, लालच देके, प्रलोभन देके, उनके बयान लिए जा सकते हैं। पर अभी एंटी कन्वर्जन लॉ पंजाब में ना होने के कारण निरंतर इस बात का फायदा उठाया जा रहा है कि जहां पे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है प्रलोभन देके, लालच देके, पैसे देके, या किसी भी तरीके का इसमें झूठ और फरेब भी है रमनीक जी, इसमें झूठ और फरेब की भी बात है, और मैं उस पर आता हूं वापस आपके पास। लेकिन हमने कई और पड़ताल की है और कई सारे ऐसे किस्से निकल के आए हैं, हमने काफी समय गुजारा ग्राउंड पर, तो उसके कुछ अंश वापस हमारे दर्शकों को यहाँ अखाड़ा में मैं सुनवाना चाहता हूं कि पंजाब के गाँव में ऐसे लोग मिले जिन्होंने साफ आरोप लगाया कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए स्कूल फीस में माफी और दूसरे तरह के लालच दिए जाते हैं। स्कूल है ना इनके कॉन्वेंट, उसमें आपको मेरे साथ में ही है, मेरा ऑफिसर स्कूल की मेरी कंध साथ में है कपूरथले। अच्छा, उधर क्या है कि ये तो हमने बच्चा एडमिशन करा दिया, फुल फीस लगेगी। हाँ। अगर हम ईसाई बन गए तो आधी फीस। हाँ वही ना भाई मेरे आस पास के जो लोग हैं ना, जिसमें बच्चे गरीब लोग थे, हाँ। लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर रहे थे फीस, वो क्रिश्चियन बन। तो ये कहना, और जैसे अभी रमनीक मान बता रहे थे कि स्कूल में भर्ती, स्कूल में दाखिले के लिए ये कहा जाता है कि आप लिखवा के लेके आइए कि आप ईसाई हैं, वहां के पादरी से लिखवा कर लेके आइए तो आपकी या तो फीस माफ हो जाएगी या आधी हो जाएगी। ये बात अभी आपने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर सुनी। हमने इन लोगों की सेफ्टी के लिए उनके चेहरे छुपाए हैं, लेकिन असलियत आपके सामने हम बयां कर रहे हैं। जलंधर के आसपास के कुछ गांव में तो इतना खुलेआम चल रहा है कि कुछ गांव में 70% लोग जो हैं वो ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। लेकिन रमनीक मान, एक बात, खास बात यह है कि इन लोगों ने अपने नाम नहीं बदले और ना ही रिकॉर्ड में अपने धर्म को बदला है। सही है। देखिए, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जहां पे बात आती है हिंदुओं की, सिखों की, वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, बहुत से लाभ हैं जिनको अभी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका यूज किया जा रहा है, और ईसाई बनने के बावजूद। और ये ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनको ब्रीफ किया जाता है बकायदा। जिस वक्त, देखिए दिलचस्प है, मैं एक सिख हूं और सिख कौम जो है माइनॉरिटी में आती है, हमारा धर्म जो है माइनॉरिटी में आता है, और माइनॉरिटी को ही माइनॉरिटी से खतरा है। पंजाब के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज सिखों को तब्दील कर रही है। हम वो कौम है जिसने शहादतें भरी। हमारे दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह, जिनका आज गुरुपुरब भी है, उन्होंने अपना पूरा परिवार, अपना पूरा सरबंस देश और धर्म के लिए उन्होंने निशावर कर दिया, बलिदान दे दिया। उनको एक पानी का टोबा बना के, एक छोटा सा पानी का पूल बना के, होदी बना के, यहां से सिख घुसाते, वहां से ईसाई निकालते। मतलब
ऐसी आप आप मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जो विश्वास से परे है, मतलब इट इज अनबिलीवेबल। जी। पर बात यह है कि जो हमारे समाज के अंदर डेफिसिट्स हैं, जो हमारे समाज के अंदर, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए हो, चाहे वो जो पिछड़ा वर्ग है या जो दलित समाज है, SC ST है, उनके लिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ जब नीचे तक नहीं पहुंचता, वहां पे ये लोग आते हैं डेफिसिट एरियाज में, जिन लोगों को चाहे गरीबी के कारण, चाहे मुफलिसी के कारण, चाहे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है उसके कारण, उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये किसी की गुर्बत को निशाना बना के उसका धर्मांतरण कर रहे हैं, और ये रुकना चाहिए आनंद। जी। और ये दिस हैज गॉन ऑन फॉर टू लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। और मैं इसमें हैरत भी में हूं इस फरेब बात पे ऐसे है कि ये SGPC कहते हैं जब- कि आपको परमेश्वर, ये परमेश्वर Yes. कहते हैं, और फिर कहते हैं ये- कि yes. ईसा गुरुद्वारा आ जाओ। हाँ, ये ईसा गुरुद्वारा बोलते हैं, ये सत्संग बोलते हैं सर्विस को। हाँ। ये अपनी गैदरिंग को, अपनी सर्विस को सत्संग बोलते हैं। ये जो नोमेनक्लेचर है, जो शब्दावली है, जो शब्दों का चयन है, इन्होंने बड़े जिसे कहते हैं शरारती तरीके से इन्होंने चयन किया है। ये परमेश्वर बोलते हैं। बाइबल में परमेश्वर का कहीं वर्णन नहीं है। जी। परमेश्वर तो बाइबल गीता में है, परमेश्वर का तो, कहीं वर्णन नहीं है। बाइबल में गुरुद्वारे का कहीं वर्णन नहीं है। जी। ये यहाँ पे लोकगीत है, टप्पे हैं, जो हमारे पुराने सांस्कृतिक तरीका है, उसको अपना रहे हैं। मतलब सत्संग होती है, संगत होती है, ये अपने को संगत बोलते। और दिलचस्प बताता हूं कि SGPC के सामने इन्होंने शिरोमणि चर्च प्रबंधक कमेटी बनाई है पंजाब के अंदर। हाँ। यहां तक कि वो नोमेनक्लेचर चुराया है, जो नोमेनक्लेचर सिख संस्था अपने लिए इस्तेमाल करती है। तो इतने बड़े स्तर के ऊपर, इतने बड़े पद के ऊपर, देखिए दक्षिण भारत में कैसे ईसा मसीह को राम के रूप में दिखाते हैं, कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, विष्णु के रूप में दिखाते हैं। वो तो एक मतलब ठगी चली रही है। पंजाब के अंदर अब ये परमेश्वर, सत्संग, ईसा गुरुद्वारा और इस तरीके का तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जैसे ही उसी तर्ज पर शिरोमणि चर्च प्रबंधक कमेटी, संजीव तलवार भी जुड़ रहे हैं। संजीव तलवार से अभी हम बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नाम भी नहीं बदले हैं, देओल, सिंह, नरूला, और अपने अपने जो हिंदू सिख नाम है उसी को बना के रखते हैं, आइडेंटिटी अपनी वैसी रखते हैं, लेकिन प्रचार ये ईसाई धर्म का कर रहे हैं। तो फिर ये तो गोरख धंधा हुआ, रमनीक मान। ये गोरख धंधा है। उसके दो कारण मैं बताता हूं आपको आनंद भाई। सबसे पहली चीज तो ये पिछले साल का एक सर्वे मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। 650 करोड़ रुपया पंजाब के अंदर धर्मांतरण के लिए बाहर से आया है, वो अलग अलग चैनल से। ये जो जितने, चाहे वो अंकुर नरूला है, चाहे वो ये अपने आप को प्रॉफिट बरिंदर सिंह बोलता है, कंचन मित्तल है, या ये देओल है, ये लोग सब अपनी हिंदू और सिख आइडेंटिटीज को मेंटेन कर रहे हैं। यहां तक तो कई पैस्टर हैं जो पगड़ीधारी हैं। तो ये लोग लोगों को बरगलाने के लिए एक धोखे का माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज है। दूसरी चीज है, तो आप कह रहे हैं कि पग पहने हुए पादरी भी है, राजा जैसी जिंदगी जीते हैं, पग पहने हुए पादरी भी है। आप ये कह रहे हैं रमनीक, आप कह रहे हैं कि पग पहने हुए पादरी हैं? है ना, है। मैं आपको दिखा सकता हूं, पग पहने हुए पादरी हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ईसा मसीह की प्रशंसा गुरु ग्रंथ साहब में की गई है, जबकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कोई वर्णन है ही नहीं ईसाई धर्म का या जीसस का, कोई वर्णन नहीं है पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। तो ये एक झूठी और फरेब की दुनिया के अंदर लोगों को फंसा रहे हैं। चाहे वो उनकी बीमारी हो, चाहे उनकी गरीबी हो, चाहे उनकी कुछ जरूरत हो, नीड हो, डेफिसिट हो, उसको ये लोग देखते हुए उसको टारगेट करते हैं। ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है सरासर। तो और फिर इस धोखाधड़ी के बहुत से एविडेंसेस जी। हैं। जो लोग वापस अपने धर्म में आए उनके माध्यम से, इनकी अपने यूट्यूब, अब देखिए कंचन मित्तल का एक मैं आपको वीडियो लिंक शेयर करूंगा यूट्यूब पे, जिसमें वो एक्सॉर्सिज्म कर रही है, यानी पंजाबी से झाड़ा कहते हैं। हाँ। और किसका झाड़ा कर रही है? लड़की के अंदर बता रहे हैं लूसीफर। अगर आप क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, अगर आप ईसाइयत की बाइबल की बात कर लेते हैं, तो लूसीफर से बड़ा शैतान नहीं है, ही इज द डेमन। तो डेमन को ये कंचन मित्तल पंजाबी में बोल बोल के बाहर आजा, बाहर आजा। तो विदाउट इवन स्पेलिंग आउट दी वर्सेस, लैटिन के अंदर जो इनकी वर्सेस है, उसको जो एक्सॉर्सिज्म के लिए इनको कैथोलिक चर्च से इनको इजाजत लेनी पड़ती है। ये लोग तो धंधा बना रखा है, जैसे डेरे और मठ होते हैं, उस तरीके से इन लोगों ने अपना प्रचार। तो अगर इनका ये गोरख धंधा चल रहा है, रमनीक मान, संजीव तलवार भी हमारे साथ हैं, फोन पर हैं इस वक्त। थोड़ी देर में उनको लाइव भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन वाया जूम या जो भी इंटरनेट कनेक्शन है। लेकिन संजीव तलवार, एक बात बताइए, ये चलने क्यों दिया जा रहा है? इसको अलाउ क्यों किया जा रहा है? संजीव जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो, हाँ संजीव जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है भाई साहब? जी बिल्कुल सुन रही है।
फिर से लाइन कट गया संजीव जी, फिर से लाइन कट गया। आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं उसी वक्त उसी दौरान एक और अंश दिखा दें इस इन्वेस्टिगेशन का, जहां पंजाब के गांव में ऐसे लोग मिले जिन्होंने साफ आरोप लगाया कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए स्कूल फीस में माफी और दूसरे तरह के लालच दिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने एक गांव में एक लड़का मिला जिसने हमें बताया कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश भेजने तक का लालच दिया जाता है कि तुम्हें कनाडा भेजेंगे। आप वहाँ होकर आए हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह के कन्वर्जन से कुछ फ़ायदा है? क्या पॉलिटिकल गेन्स हैं? किस तरह का क्या पंजाब में? नहीं, ये बस यही भटकाते हैं हिंदू धर्म को। आप इधर उधर जाना छोड़ दो, आप हमारे पास आओ, आपको हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर ऐसे कुछ होता नहीं है। बोलते हैं आपको विदेश भेजेंगे, अच्छा, आपको वहाँ पे बढ़िया रहन सहन मिलेगा, तो फैमिली को भी आपको बढ़िया रखेंगे हम। मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं, तो फिर मैंने धीरे धीरे जाना छोड़ दिया, कम कर दिया था। संजीव तलवार जी से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, तो इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं सरेआम, और ऐसे लोग हैं जो कि ये धंधा चला रहे हैं, इनको क्यों इतनी खुली छूट मिली है? बताया जा रहा है कि इनको संरक्षण भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको 2 लफ्जों में डिफाइन करूंगा। अब पंजाब में धर्मांतरण कोई विषय नहीं है। पंजाब में धर्मांतरण एक अघोषित जंग है हिंदुस्तान के खिलाफ। धर्मांतरण के माध्यम से पंजाब में उन्होंने एक अघोषित जंग शुरू की हुई है, जिसके परिणाम बड़े खतरनाक आने वाले हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक आपको छुपी हुई बात बता दूं, कहीं ना कहीं जो पहले लोग दबंग तरह के लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं, वो डराकर धमकाकर भी धर्मांतरण करवा रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जो 1947 में अगर हम माने कि देश आजाद हुआ था, तो आजाद के साथ साथ देश बंटा भी था, और ये भारत को द्वारा बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है पंजाब में। पर कैसे चल रहा है इनका ये धंधा, और इनको संरक्षण किससे मिल रहा है? रमणीक मान बता रहे हैं 600-650 करोड़ रुपए आए हैं। ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू नाम रखते हैं, सिख नाम अपने बनाए रखते हैं आइडेंटिटी, लेकिन करते प्रचार ईसाई धर्म का है। देखिए, सीधी सी बात है, इनको संरक्षण जब कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई अब कि जिन लोगों ने 70 साल राज किया और जिनकी पृष्ठभूमि क्रिश्चियन थी, उनकी कहीं ना कहीं छुपी हुई उनकी मंशा थी कि किस तरह पंजाब को क्रिश्चियन बना के देश को खतरा पैदा कर सकें। अब जो सरकार पंजाब में कार्य कर रही है, कांग्रेस की सरकार है, उसके जो सीएम है खुद ऐसी सभाओं में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका छुपा हुआ एजेंडा है। और ये जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। देखो, लोगों की अब ये बात खत्म हो गई कि गरीब आदमी क्रिश्चियन बन रहा है। हम लोगों की, हिंदुस्तानियों की जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारे दिलों में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आदर सम्मान है, वो कोई भी धर्म हो। हमारी उस खूबी को ये अपनी हमारी कमजोरी बनाकर हम लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इसके पीछे केवल और केवल एक ही मकसद है, देश को बांटना, देश को बर्बाद करना। इसलिए कह रहा हूं कि अघोषित जंग पंजाब से शुरू की हुई है धर्मांतरण के नाम पर। जी, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो जो पड़ताल की वहां पता लगा कि जो दलित हैं, जो वाल्मीकि समाज से हैं, जो काफी गरीब तबके के हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है, तुम्हारे यहाँ बिजली का मीटर लग जाएगा, तुमको राशन देते रहेंगे, तुमको तुम्हारी कहीं नौकरी लगा देंगे, तुमको फीस तुम्हारी फीस भर देंगे, बच्चों की एडमिशन करा देंगे, तुम चर्च आ जाओ। पहलू है ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पहलू है। देखिए, दलित समाज को इन्होंने बिल्कुल, जब धर्मांतरण शुरू हुआ था तो दलित समाज को इन्होंने टारगेट किया था। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा इनके जितने पादरी हैं वो कोई जाट कौम से हैं, ब्राह्मण कौम से हैं, दलित समाज से इनके पास पादरी भी नहीं है। इसलिए अब इन्होंने टारगेट शुरू कर दिया है अन्य स्वर्ण कास्ट जितनी भी है। होशियारपुर जिले में एक गाँव है जो जट विहीन गाँव हो गया, पंजाब की मार्शल कौम है जट। अब इन्होंने जाट लोगों को भी टारगेट बनाना शुरू किया है। अब लेकिन केवल दलित समाज को हम सोचते रह गए कि दलित समाज हो रहा है, दलित समाज हो रहा है, लेकिन इन्होंने दलित समाज के बहाने दूसरे वर्गों में अपना पूरा पैर पसार लिया है। और हमारी ही वेशभूषा में, हम लोगों की वेशभूषा में कहीं संत बन के, कहीं साध बन के, कहीं सिख बन के प्रचार ये जो है ईसाइयत का कर रहे हैं, ईसाइयत को ये सुप्रीमो बता रहे हैं, और बहुत बड़ी साजिश के तहत, बहुत बड़े नेटवर्क के तहत ये लगे हुए हैं। तो इनको ये सपोर्ट कहां से मिल रहा है? रमणीक मान में हमारे साथ लाइव जुड़े। रमणीक अभी बता रहे थे कि वहां पग पहने हुए पादरी भी घूम रहे हैं पंजाब में। पग पहने हुए पादरी, गात्रा पहने हुए पादरी मैं आपको बताऊंगा। गात्रा पहना हुआ है, गात्रा पहना हुआ पादरी बताऊंगा। भगवे चोले में संत जो सुबह चर्च लेके जाता है ये दिखाने के लिए
हम देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सभी धर्मों के सम्मान के नाते भगवा चोला पहनकर लोगों को चर्च लेके जाते हैं कि आओ हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यहाँ चलते हैं। बिल्कुल साजिश के तहत ये हो रहा है। और जो पग पहने हुए यात्री हैं, वो जो बॉर्डर का एरिया है हमारा, वहां पर जितने भी हमारे पादरी हैं वो सिख हैं, जितने भी। और आप ये देखिए ना जी, जो बड़ी चर्चें चल रही हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन रही है, ये नरूला। ये नरूला कौन है? ये जाट कौम से है। ये जाट है, ठीक है ना जी, जाट है। और जाट बन के जो अपने जो समाज को है वो घृणित कर रहा है। जी रमणीक मान कुछ कहना चाहते हैं? अभी एक और शख्स हमें वहां मिले जिन्होंने कहा कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, तो मैं वो भी चलाना चाहता हूं। वो कहते हैं जिस तरह से मैं ठीक हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि जिस तरह से मैं ठीक हुआ या मुझे ठीक कराया, वैसे ही औरों को भी ठीक किया होगा, इसीलिए वो भी जुड़े होंगे। सुनिए इसको जरा ध्यान से। अभी और जैसे न्यूज़ वगैरह में देखा है हमने, या कई जगह की, बहुत सारे लोग पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, उनका फेथ जो है, बिलीफ जो है, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है। इसकी क्या मेन वजह है यहाँ पे? इसकी वजह जैसे मेरे को परमेश्वर ने ठीक किया, वैसे उनको भी ठीक करता होगा, इस वजह से जाते होंगे। बाकी कोई और, मतलब जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि कॉन्वेंट, मतलब बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाती है अच्छी, और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, क्योंकि ये सब बेसिक सुविधाएं हैं जो सरकार प्रॉमिस करती है, बट क्योंकि सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है, इस वजह से। और मिशनरीज जो हेल्प कर रही हैं बच्चों को एजुकेशन मिलने में, मेडिकल फैसिलिटी में, क्या ये एक बड़ी वजह है लोगों के? देखो, अब अगर ऐसे मदद करते तो मेरे बच्चे इंग्लिश स्कूल में, दूसरे स्कूल में ना पढ़ते, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं वो भी। मेरे बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो आप 20 साल पहले की बात बता रहे हैं ना। अभी अभी जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, वो मेरी उनसे बात भी हुई है, वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, कुछ जो सरकार नहीं दिलवा पा रही है वो उनको मिल रही है। हमको तो नहीं मिल रही, हमें नहीं मिल रही। टाई पहने हुए, शर्ट पहने हुए, कह रहे हैं मेरे साथ जो वाकया हुआ 20 साल पहले हुआ। रमणीक मान, ये व्यक्ति बाद में बताता है कि उसके पहले वो कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, पर क्या कहा उसने कि जिस तरह मुझे परमेश्वर ने ठीक किया, शायद इनको भी ठीक किया होगा। तो ये एक और गेम चल रहा है वहां। तो आनंद भाई, मैं ना बड़े वाजे तौर पे आपको बताता हूँ, 650 करोड़ रुपया बहुत बड़ा बजट होता है सालाना। 650 करोड़ में आप बहुत लोगों को ठीक कर लोगे, बिना बीमारी के लोगों को भी बीमार करके आप ठीक कर लोगे। मतलब ये एक फ्रॉड है, मतलब एक धंधा चल रहा है। आप मेरे को बताइए, 1200 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा चर्च जलंधर में बन रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? आपको लगता है कंट्रीब्यूशन से आ रहा है? आपको नहीं लगता है बाहर से आ रहा है? मैं आपको, आपने पूछा कि ये अनचेक्ड क्यों जा रहा है, मैं बताता हूं आपको। जब चन्नी मुख्यमंत्री बना पंजाब का, वो सबसे पहले चमकौर साहब के चर्च में गया। अब मैं चमकौर साहब का आपको इतिहास बता देता हूं। सिख इतिहास में चमकौर की जो लड़ाई है, उसके अंदर मैं बता देता हूं क्या हुआ। ये औरंगजेब और गुरु गोबिंद साहब के फौजों के बीच में जंग लड़ी गई। एक तरफ भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, इसके अंदर शहीद होने वाले भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, गुरु साहब के जो बड़े साहिबजादे हैं, दोनों की शहादत हुई है। ये वो चमकौर की गढ़ी है। ये चमकौर साहब वहां है जहां पे हालेलुया करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जाके चर्च के अंदर, और वहां पे वो डिक्लेयर करते हैं कि हम चर्च में पहले आए, अब इसके बाद हम गुरुद्वारा साहब में जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम करते हैं वो चर्च में जाके मत्था टेकते हैं। सो क्रिप्टो क्रिश्चियन अगर आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको दलित कहा जाता है। कह रहे हैं कि हमने दलित कार्ड खेला, पर सच्चाई मैं आपको बताता हूं, एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही है इसके अंदर, कि जब कंचन मित्तल यानी कि वैश्य समाज से, अंकुर नरूला यानी कि अपर कास्ट हिंदू खत्री समाज से, और देओल जट सिख समाज से, जब ये लोग, इन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग है अपने पादरियों की बड़े ढंग से करी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, अब एक वोट बैंक के अंदर ये आ चुके हैं। और मैं पादरी इमानुल मसीह है इनका, उसको कोट करूं तो वो कह रहा है 10 से 12% पंजाब की पॉपुलेशन हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी बन चुकी है अब। तो राजनेता इसको अनचेक जाने दे रहे हैं, और इसकी जड़ में एसजीपीसी और अकाली दल का इग्नोरेंस है। और एक किस्सा मैं आपको बता देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उस महिला नेत्री का, जिसने कंचन मित्तल के पास जाके अपने आप को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद उसने एक सर्टिफिकेट साथ में लगाया कन्वर्जन का, कि मेरे को कांग्रेस की टिकट मिल जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं क्रिश्चियन हूं। जब आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो क्रिश्चियंस को सपोर्ट करते हैं, अगर वो एवेंजलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि आपने देखा
जी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो इसकी जड़ें 10 जनपद तक जाती हैं। जी देखिए, ये तो चल रही है। देखिए ग्राउंड पर अगर ये चल रहा है, आपका ये आरोप है कि चरणजीत चन्नी शपथ ग्रहण के बाद पहले चमकौर साहब के ईसाई घर में गए, चर्च में गए, उसके बाद कहा वहां से कि हम गुरुद्वारे जाएंगे। ये आरोप बार बार लगे हैं। इस पड़ताल को हम जारी रखेंगे। फिलहाल मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में फिरोजपुर पहुंचेंगे। पांच राज्यों के इस चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पंजाब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पंजाब के फिरोजपुर में 42,750 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात वो देंगे। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पंजाब में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। थोड़ी देर में ये तस्वीरें वहां पहुंची हैं, अभी हमारे सामने आ रही हैं, टच डाउन इन फिरोजपुर की। अब प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, ये खबर है। बठिंडा एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, ये स्टिल हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अब यहां से वो निकल चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मंच पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी करेंगे। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। मंच पर शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढिंडसा को भी पहुंचना था, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बठिंडा एयरपोर्ट में आगमन की, और अब खबर आ रही है कि वो बठिंडा एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, फिरोजपुर की तरफ रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में वहां फिरोजपुर पर पहुंचेंगे, मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर कम से कम 42,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की वो सौगात पंजाब को देंगे। जहां से ये पहली बार है कि किसान कानून के वापस की उसकी कानून वापसी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे हैं। वहां मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑलरेडी मौजूद हैं। सुखदेव ढिंडसा को भी वहां पहुंचना था, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसीलिए वो वहां नहीं होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास करेंगे, और साथ ही पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला भी रखेंगे। ये आपके स्क्रीन पर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी तादाद में वहां पहुंचे हैं। खबरें ये भी आई थी कि कुछ किसान आंदोलनकारी और नेता भी थे जिन्होंने फिरोजपुर की तरफ सड़क को कल रात को जाम करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ने नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई है। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहेंगे। मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। मरीजों को ज्यादा से ज्यादा पानी और जूस पीने की सलाह दी गई है। HIV मरीज या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो और कैंसर के पेशेंट डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन में रहें। 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, और साथ ही 3 दिन तक बुखार लगातार ना रहे तो होम आइसोलेशन खत्म माना जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। तो कोविड-19 के नए गाइडलाइंस हैं, होम आइसोलेशन के गाइडलाइंस हैं, और अब की बार अगर आप देखें तो दूसरी लहर के मद्देनजर थोड़ी सी ढील दी गई है। होम आइसोलेशन के नॉर्म्स हैं और जितना जो समय अवधि है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना घातक अब तक सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि कई लोगों को, कुछ हैं पेशेंट्स जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट भी अब भी भारत में प्रबल है, और इसका मतलब ये है कि आपको कोविड-19 अगर हो तो सावधानी बरतें, अपने सिम्टम्स को ध्यान से देखें और अपने डॉक्टर से हमेशा सलाह मशवरा करते हुए फिर चिकित्सा करें। अब देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल आया है। 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.18% तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 534
मौतें हुई हैं, मृत्यु हुई हैं। देश में कोरोना के 2,14,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हालांकि 24 घंटों में 15,389 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 9 दिनों में 6 गुना कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर 2,135 तक हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि लोग अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, और शहरों से बाहर अगर देखा जाए तो लगता है कि कोविड कभी था ही नहीं। लोगों ने सारे प्रिकॉशंस छोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब की बार कोविड भले ही घातक उतना ना हो जितना सेकेंड वेव के दौरान था, दूसरी लहर के दौरान था, लेकिन हाईली कंटेजियस है। जिस तरह से केसेस की दरें बढ़ रही हैं आए दिन, और 6 गुना उछाल अगर हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, तो उसी से समझा जा सकता है कि ये बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। डॉक्टर रवि मलिक, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर, हमारे साथ हैं। डॉक्टर रवि मलिक, नमस्ते। कई सारी चीज़ें हैं जिस पर बात करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये जो होम आइसोलेशन के नए गाइडलाइंस आए हैं, क्या ये ठीक है? और अब की बार दूसरी लहर के मुकाबले अगर हम कोविड केसेस को देखें तो क्या ये कम तीव्र है? देखिए, 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं इस बार इस बात को लेके कि शायद ये बहुत माइल्ड वेरिएंट है और ये किसी किस्म की मृत्यु नहीं करेगा या पेशेंट्स को आईसीयू में नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि WHO ने क्लियर कहा है कि इस वेरिएंट को माइल्ड कह के श्रग ऑफ नहीं हम कर सकते। कोविड का कोई भी वेरिएंट हो सकता है कोई वेरिएंट थोड़ा कम सीरियस करे मरीजों को, कोई थोड़ा ज्यादा करे, लेकिन सबके सब पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वेरिएंट्स जो हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसमें हमारे को पूरी प्रिकॉशंस लेनी बड़ी जरूरी है। और जिस तरह से अगर लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, आप देखिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख केसेस यूएसए में हुए हैं और 1,87,000 केसेस हुए हैं यूके में। अगर वहां पर जहां पर की वैक्सीनेशन रेट भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है और डेवलप्ड नेशन है, लेकिन अगर वहां पर ये इतना कहर कर सकता है तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये हमारे इधर भी बहुत ज्यादा समस्या करेगा। तो हमें इसको लाइटली लेके बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जी, लेकिन अगर वैक्सीनेशन रेट की बात करें तो फर्स्ट डोज तो भारत में यूके और यूएस के मुकाबले ज्यादा लगे हैं। सेकेंड डोज की दर जो है वो शायद 5-6% कम है, 66% है यहाँ पर। यूएस और यूके में 73% है, जो कि डबल वैक्सीनेशन का डेटा है। लेकिन फर्स्ट डोज की अगर बात करें तो 90% से ऊपर एलिजिबल जो पॉपुलेशन है, तो वहां पर तो भारत अभी आगे है। आंकड़े कल के ही मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर मलिक और हमारे दर्शकों को। लेकिन एक बात है यहां पर कि क्या वजह है कि लोगों को लगता है कि अब की बार ओमिक्रॉन या अब की बार ये जो लहर है उतना उनको इफेक्ट नहीं करेगी, और वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन का कितना फायदा होगा? देखिए, वैक्सीनेशन का डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन ओमिक्रॉन जो वायरस है वो थोड़ा सा वैक्सीनेशन को एस्केप करने के उसके ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का फायदा डेफिनेटली हम लोगों को होगा। और जो पिछली वेव में इतनी बीमारी हुई है उससे भी कुछ प्रोटेक्शन रहेगी। और ये बात भी सही है कि ये लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन इन सब बातों के रहते हुए भी जिस तरह से डेवलप्ड नेशंस में इतना ज्यादा ये फैला है ओमिक्रॉन, उस तरह से ये हमारे देश में भी काफी हद तक फैलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, वैक्सीनेशन रेट हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी अच्छे से वैक्सीनेटेड है। और इसमें एक चीज और बता दूं, उन आंकड़ों में वो बच्चों की वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं। वहां पर 12 से 18 साल के बच्चे भी वैक्सीनेट हो गए हैं, जो कि हमारे इधर 41% बच्चों में से एक भी बच्चा वैक्सीनेट अभी तक, मुश्किल से 80-90 लाख बच्चे वैक्सीनेट हुए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक विषय है। बट इन सब चीजों के बावजूद हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा ठीक है, बेटर है, लेकिन फिर भी हमें उसके कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस हुई हैं। आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तो ये आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं। आने वाला समय बताएगा जब ये आंकड़े लाखों में जाते हैं और अगर लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते और आंकड़े बहुत ज्यादा जाते हैं, तो फिर हमें और ज्यादा समझ आएगी ये हमारी पॉपुलेशन में किस तरह से बिहेव करता है। क्योंकि आमतौर पर एक मरीज को सिक होने में, आईसीयू जाने में और सीरियस होने में 10 से 12 दिन का अंतराल लगता है। एकदम से पहले दिन ही वो सिक नहीं होता।
तो आने वाला समय हमें देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन जी, और एक और बात ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भले नया वेरिएंट हो, लेकिन इसका यही मतलब नहीं कि डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट भी सर्कुलेट हो रहा है हमारे देश के अंदर, अभी भी ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। रवि जी, आप प्लीज मेरे साथ रहिए, एक खबर आ रही है उस पर जाना चाहूंगा, फिर वापस आपकी तरफ रुख करूंगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता तारिक सेठ के मिल पर छापा मारा गया है। वहां जीएसटी की टीम ने समाजवादी पार्टी के आटा मिल पर के इस नेता के आटा मिल पर छापेमारी की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां इस समाजवादी पार्टी नेता के आटे की मिल पर छापेमारी हुई है। कितनी बरामदगी हुई है, क्या वहां पर क्या वजह है कि छापेमारी हुई है, इस पर डिटेल्स जानने के लिए अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, बताइए। छापेमारी हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं तारिक सेठ, उनके फ्लोर मिल पर ये छापेमारी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले जो जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो फ्लोर मिल के अंदर गए हैं, वो ताले खुलवाए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कन्नौज में, कानपुर में जिस तरीके से छापेमारी की गई थी, पहले जीएसटी टीम ने की थी, उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंच गए थे छापेमारी करने के लिए। अभी फिलहाल फर्रुखाबाद में जो सेठ हैं बीजेपी के, माफी चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके फ्लोर मिल पे छापेमारी चल रही है। थोड़ी देर बाद इसकी पूरी डिटेल आएगी कि क्या कुछ मिला, कितनी देर ये चलती, क्योंकि हमने पिछले रेट्स में और वजह क्या है कि जीएसटी की टीम ने वहां छापेमारी की है? क्या इनका पंपी जैन से कोई लेना देना है, या फिर ये कोई अलग छानबीन चल रही थी जिसकी वजह से अब तारिक सेठ भी दायरे में आए हैं छापेमारी के और जीएसटी टीम के, जीएसटी विभाग के? धन्यवाद आपके अपडेट के लिए अमित सिंह। एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में बेस्ट की बसों के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें बेस्ट बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल हैं। लोकल ट्रेनों के बाद मुंबई की दूसरी लाइफलाइन है बीईएसटी या बेस्ट की बसें। डॉक्टर रवि मलिक के पास फिर वापस रुक करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक और बात अब की बार देखी जा रही है कि एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे हैं। अगर आप टेस्टिंग शुरू कर देंगे तो बहुत सारे केसेस निकल आएंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि टेस्टिंग का दर उतना हाई नहीं है तो कई सारे केसेस हैं जिनको पता भी नहीं लग रहा, और लोग जो हैं काफी सारे एसिम्प्टोमेटिक भी हैं। बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं ये टिप ऑफ आइसबर्ग हैं। पिछले 24 घंटे में हमने 11,84,000 के करीब मरीजों के टेस्ट किए हैं। अगर हम टेस्टिंग की दर जो है 3 गुना बढ़ा देंगे तो बहुत सारे ऐसे छुपे हुए केसेस हैं जो कि अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो छुपे हुए केसेस भी आ जाएंगे, और बहुत सारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी हैं। और एसिम्प्टोमेटिक केसेस बड़े डेंजरस हैं क्योंकि वो चुपचुपीते में जो है बाकी लोगों को फैला रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो बड़ी फास्ट स्प्रेड करता है जी। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि इस महीने के आखिर में आंकड़ा जो है 6-7 लाख तक पहुंचेगा, जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं, और हमें अभी से एहतियात बरतनी बड़ी जरूरी है। और अगर हम अच्छे से एहतियात बरतेंगे तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं जी। क्या दूसरे लहर के मुकाबले थर्ड लहर में अब तक का जो डेटा आया है उसमें रिकवरी रेट भी दूसरी लहर के मुकाबले और ज्यादा है? डेफिनेटली रिकवरी रेट इनकी ज्यादा है। अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन का हम कंपैरिजन करें तो साउथ अफ्रीका में एक स्टडी की गई है, उस स्टडी के हिसाब से ओमिक्रॉन जो है वो डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है साउथ अफ्रीका की स्टडी के हिसाब से, कि ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड है, मृत्यु दर इसकी कम है, ऑक्सीजन पे जाने की चांसेस भी कम है, आईसीयू में एडमिशन के चांसेस भी कम है, लेकिन इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी बहुत फास्ट है। अगर 4 गुना ज्यादा केसेस बढ़ते हैं और इसकी अगर एग्रेसिवनेस आधी है तो भी आप देखिए कि बहुत ज्यादा एडमिशंस वगैरह होने की चांसेस हैं, और आने वाले समय में हेल्थ केयर के ऊपर काफी ज्यादा लोड आने वाला है। चाहे ये माइल्ड डिजीज है, लेकिन लोग टेस्टिंग तो कराएंगे, टेस्टिंग के ऊपर लोड आएगा, प्रिस्क्रिप्शंस लेंगे, डॉक्टर्स के ऊपर लोड आएगा। चाहे एडमिशंस आईसीयू और उसमें थोड़े कम भी रहें, लेकिन हेल्थ के ऊपर लोड काफी आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है, इकोनॉमी पे भी लोड आएगा, क्योंकि चाहे माइल्ड डिजीज है, क्वारंटीन में जाएंगे ही जाएंगे लोग, आइसोलेट होंगे ही होंगे, वर्क के ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। किसी भी किस्म के सोशल स्प्रेडर इवेंट से आप बचा के रखें अपने आप को। जिसको जो डोज नहीं लगी या फर्स्ट डोज नहीं लगी 10% लोगों को, उनको फटाफट फर्स्ट डोज लगा लेनी चाहिए।
ये मैं एलिजिबल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ 59% की, जिसमें बच्चे एक्सक्लूडेड हैं। और उसके बाद में जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले और बच्चों को जल्दी से वैक्सीनेशन लगाएं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो है, और इसीलिए वैक्सीनेशन की दर में भी अगर खासकर 15 to 18 को देखा जाए तो काफ़ी इनकरेजिंग है कि 2 दिन के अंदर अमूमन 90 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन हो गई है। रजिस्ट्रेशंस भी अब 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी हैं। इस दर को अगर बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बेस भी 10 करोड़ बच्चों का है, अगर देखें 15 to 18, 12 से 15 उनका क्या होता है, 15 to 17 जो है ये एक ग्रुप है, और 12 से 15 हैं उनका क्या, और उससे जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक बहुत बड़ा बेस है, उनकी भी इम्यूनिटी की बात है। लेकिन क्या भारत में दूसरी लहर के बाद कहीं ना कहीं सेरो सर्वेस बता रही थी कि एक एंडेमिक की स्थिति पहुंच चुका है, तो भले ही अब लोगों को अगर कोविड होता भी है तो भी एक एंडेमिक की परिस्थिति से देखा जाना चाहिए, पैंडेमिक की तर्ज पर नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर साहब? देखिए, ये तो पेंडेमिक ही है। पेंडेमिक और एंडेमिक में थोड़ा फर्क ये रहता है कि पेंडेमिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता और वाइल्ड फायर की तरह घूमता है। अब आप देखिए 100 देशों के अंदर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है पिछले 1 महीने के अंदर ही फैल गया है। तो डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ पेंडेमिक ओनली, और ये पेंडेमिक के ही है, हम इसको पेंडेमिक का हिस्सा ही लेंगे बनिस्बत के इसको हम एंडेमिक कहें। और ये एक पेंडेमिक का पार्ट है। वी आर पार्ट ऑफ द पेंडेमिक, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द पेंडेमिक एक्टिविटी। 100 देशों से ज्यादा ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बिना रिस्पेक्ट किए हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो फैले जा रहा है। क्या भारत अब हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज पे पहुंच चुका है, या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन की वजह से और वैक्सीनेशन की वजह से, जब तक पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं कर सकते? डेफिनेटली वैक्सीनेशन कम से कम 70-80% को जब हो जाएगा, जिसकी मैं पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, अगर 70-80% को वैक्सीनेशन हो जाएगा तब हर्ड इम्यूनिटी हमारी अप्रोप्रिएट रहेगी। लेकिन इसके अंदर भी हमें यह खास ध्यान रखना है कि जितना ये फैलेगा उतना म्यूटेट होगा, और हो सकता है कल को एक ऐसा वायरस या जीवाणु पैदा हो जाए जो कि इस वैक्सीनेशन को भी एस्केप कर जाए। तो ये मैं समझता हूं कि इसके अंदर प्रिकॉशन इज द मेन स्टे। जितनी प्रिकॉशन लेंगे, जितने वायरस को हम कंटेल करके रखेंगे, जितने वायरस को कम मौका देंगे फैलने का, उतना ही वायरस को कम मौका मिलेगा म्यूटेशंस करने का। और जितनी ये म्यूटेशंस कम करेगा उतना ही ये ज्यादा जो है हमें चांसेस होंगे कि हम इस बीमारी से संपूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। जी, अब महाराष्ट्र में एक दिन में 18,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 10 दिनों में मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। गोरेगांव के एक कोविड सेंटर से विवेक गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम नेस्को कोविड सेंटर के कंट्रोल रूम में है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि 10 दिन में किस तरीके से सिनेरियो पूरा बदला है। सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जो करंट एडमिशन है, ये आज की तारीख का है 5 जनवरी 2022 का करंट एडमिशन है, वो अब पहुंचकर सीधे 779 यानी कि 789 पेशेंट यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन 10 दिन बाद इसी अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ 7 पेशेंट यहां पर एडमिट थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 10 दिन में जो नंबर ऑफ पेशेंट है कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। 10 दिन के अंदर सीधे 779 पेशेंट यहां पर भर्ती हो चुके हैं। आईसीयू जो 10 दिन पहले पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था, आज की तारीख में 46 पेशेंट जो है वो आईसीयू में एडमिट हैं। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी तेजी से जो कोरोना वायरस का जो वायरस है फैल रहा है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पहले जो कोविड सेंटर में जो स्थिति थी, 5 या 6 बेड यहाँ पे ऑक्यूपाई होते थे, लेकिन 10 दिन बाद की देखिए सिनेरियो, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेजी से, जिसको पहले ही बता दें कि तो बहुत तेजी से ये फैलता है और लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। 10 दिन के बाद की सिनेरियो देखिए, ये देखिए आज 5 जनवरी है और पूरे जो बेड है नेस्को के वो पूरे मरीजों से भरे पड़े हैं। ये फीमेल वार्ड है और कुछ दिन पहले फीमेल वार्ड में 1 या 2 पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में देखिए सारे बेड जो है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई किए हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक से एक आखिरी सवाल पूछने का समय है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या अर्ली सिम्टम्स हैं कि जिसको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, मौसम की वजह से कई लोगों को जुकाम होता है। क्या जुकाम का मतलब कोविड है? देखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट लगभग 10 से भी ऊपर हो गया, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। कोई भी मरीज जिसको कि बहुत ज्यादा खांसी या जुकाम है, खासकर कि गले के अंदर स्क्रैचीनेस है, गले के अंदर उसको थोड़ा खराश महसूस हो रही है और फीवर आ रहा है, मोर सो अगर फीवर हाई ग्रेड आ रहा है,
तो हमारे को इसको ओमिक्रॉन या डेल्टा वायरस का सस्पिशन उसमें आना चाहिए। किसी में भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, फ्लू लाइक सिम्टम्स में यही होता है कि इनिशियली जो है बुखार आएगा, आंखों में लालिमा हो जाएगी, गले में खराश होगी, कभी कभी थोड़े से लूज मोशंस भी हो सकते हैं, और मेन चीज है बॉडी में एक होंगे, फैटीग होगी, थकावट होगी। ये सारी चीजें जो हैं ये जब भी आपको लगें तो इसके अंदर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लें। टेस्ट वगैरह तो बाद में कराएंगे, पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर ये कॉमन फ्लू है तो भी ये फैलेगा, और अगर ये खुदा नहीं खास्ता ओमिक्रॉन है या डेल्टा है तो ये भी फैलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें, उसके बाद फिर आप आगे जो है अपनी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह कीजिए, जिसकी वजह से कि जिससे कि हमारे को वजह पता चल सके, और उसके हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम करें कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी है, कैसे करना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त अगर किसी को भी, क्योंकि जितने हम केसेस को पकड़ेंगे, जितने आइसोलेट करेंगे, उतनी ही ये बीमारी जो है कंट्रोल में रहेगी। जी डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्ते। खबरें जारी रहेंगी रितिका के साथ, बने रहिए।